नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लास 12th के पार्ट 2 वीडियो जीव में जनन चैप्टर वाले। और दोस्तों इस वीडियो में हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हमने बताया था आपको पहली वाली वीडियो में कि जो जीवों में जनन होते हैं उनकी विधियां होती हैं। तो कई विधियां होती हैं, तो 3 विधियों में उन्हें बांटा गया था। पहला था अलैंगिक जनन, दूसरा था कायिक जनन और तीसरा था लैंगिक जनन। तो हम इस वीडियो में अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं अलैंगिक जनन होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनन की एक ऐसी विधि, ठीक है, ये एक प्रकार की विधि है, ठीक है, जिसमें संतत जीव केवल एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी अगर संतत जीव यानी नया जीव उत्पन्न हो रहा है तो वो केवल और केवल कितने जनकों से? एक जनकों से उत्पन्न होगा। तो ऐसी जो जनन की विधि होगी वो क्या कहलाएगी? अलैंगिक जनन कहलाएगी। अगला पॉइंट है यहाँ पर, अलैंगिक जनन एक कोशिक जीवों जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा सरल बहुकोशिक जंतुओं एवं पादपों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 1, अलैंगिक जनन केवल एक जनक यानी कि यूनिपेरेंटल द्वारा होता है। अभी आपने परिभाषा में देखा था। नंबर 2, इसमें केवल सूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक डिवीजन या सोमेटिक डिवीजन होता है। इसी कारण अलैंगिक जनन को सोमेटोजेनिक जनन भी कहते हैं, यानी कि इसे हम सोमेटोजेनिक जनन भी कह सकते हैं। नंबर 3, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण यानी कि गैमेटोजेनेसिस या गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता, अतः इसे एगेमोगनी अथवा एगेमिटोगनी कहते हैं। नंबर 4, इसमें निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? गैमिट, जैसे मेल गैमिट हो और फीमेल गैमिट हो, जब ये संलयन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है? गैमिट का फॉर्मेशन होता नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पर निषेचन भी नहीं होगा। नंबर 5, विशेष जनन अंगों का विकास नहीं होता, यानी कि जो जनन के लिए मतलब जनन करने वाले जो अंग होते हैं उनका निर्माण इसमें नहीं होता है। नंबर 6, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों व जनक सभी आनुवंशिक संगठन तथा आकारिकी में पूर्णतः समान होते हैं। ठीक है, इनमें समानताएं पाई जाती हैं, इसीलिए जो इनके संतति होते हैं उन्हें क्लोन कहा जाता है। अभी एक यहाँ पर हेडिंग आएगा क्लोन। ठीक है, तो यही कारण है कि जो संतति इसकी होती है वो क्लोन कहलाती है। अर्थात अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों व जनक सभी आनुवंशिक संगठन तथा आकारिकी में पूर्णतः समान होते हैं। नंबर 7, संतति एवं जनक में गुणसूत्रों की संख्या तथा संरचना एवं सभी जीन समान होते हैं। अब गुणसूत्रों की संख्या कैसे समान हो गई? क्योंकि इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन पाया जाता है, जिसमें क्या होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है कि जितने भी वहाँ पर आकार की होगी, यानी कि अगर 2n है तो वो हमेशा 2n ही बनेगी डिवीजन के पश्चात। ठीक है, ना कि n बनेगी। n किस में बनेगी? मियोसिस में बनेगी। ठीक है, तो सोमेटिक जो डिवीजन होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्याएं समान होती हैं एवं सभी जीन समान होते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या समान है तो जीन भी समान होंगी। नंबर 8, अलैंगिक जनन अधिक तेजी से होता है। ठीक है, ये लैंगिक जनन की अपेक्षा ये अलैंगिक जनन जो होता है बहुत ही तेजी से होता है। इसमें वैसे जैसे गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना जाइगोट बनता है यहाँ पर और ना ही एम्ब्रियो बनता है, तो यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्ट जो क्या नाम है नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके कारण इसमें समय बहुत कम लगता है। नंबर 9, अलैंगिक जनन में अगुणित तथा द्विगुणित पीढ़ियों का एकांतरण नहीं होता है। एकांतरण का मतलब है कि यन के बाद 2n, 2n के बाद यन, फिर यन के बाद 2n, 2n के बाद यन, फिर यन के बाद 2n, ऐसे चलता रहेगा ये साइकिल। तो इसे हम क्या कहेंगे? पीढ़ियों का एकांतरण कहेंगे। तो ये पीढ़ियों का एकांतरण किस में पाया जाएगा? लैंगिक जनन में पाया जाएगा, ना कि अलैंगिक जनन में। ठीक है, अगला हेडिंग है क्लोन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होती है, अलैंगिक जनन में जनक एवं संतति जीव आकारिक एवं आनुवंशिक दोनों प्रकार से एक समान होते हैं। इस कारण अलैंगिक जनन के द्वारा जो संततियां उत्पन्न होती हैं या संतानें होती हैं उत्पन्न, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गई इसकी। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अलैंगिक जनन के लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए इसके 3 लाभ हैं। नंबर 1 यहाँ पर है, अलैंगिक जनन एक जनक द्वारा होता है, अतः जनन की संभावना निश्चित रहती है। अब जैसे 2 जनक के द्वारा होता तो वहाँ पर निश्चित नहीं होती कि लैंगिक जनन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन लैंगिक जनन में पाई जाती है। ठीक है, तो उसमें निश्चित नहीं होता है कि लैंगिक जनन होगा कि नहीं होगा। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि यहाँ पर केवल एक ही जनक के द्वारा होता है, तो इसमें एक जो जनन की प्रक्रिया है वो निश्चित होती है कि यानी कि नया जीव बनेगा तो बनेगा ही। ठीक है, नंबर 2,
अनेक जंतुओं व पादपों में यह प्रतिकूल परिस्थितियों को सफलतापूर्वक सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, मान लीजिए जब प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएंगी तो ये जो अलैंगिक जनन है ये क्या कर देगा, संततियों में एक क्षमता प्रदान कर देगा इससे लड़ने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों से। ठीक है, नंबर 3, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास आदि क्रियाएं नहीं होती, अतः जीवों में गुणन तेजी से होता है और जनन के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ लाभ थे अलैंगिक जनन से। अब हम इसकी हानियां पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की हानियां, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 1, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों का आनुवंशिक संगठन पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान रहता है, जिससे निरंतर दुर्बल होती जाती है। नंबर 2, उनका पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम होता जाता है। जब एक ही प्रकार का आनुवंशिक संगठन पाया जाएगा तो पर्यावरण के प्रति क्या हो जाएगा, अनुकूलन कम होता जाएगा। नंबर 3, आनुवंशिक विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में नई जातियों का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी कि जब विभिन्नताएं ही नहीं होंगी तो नई जातियां नहीं बनेंगी, क्योंकि विभिन्नताओं से ही नई जातियां बनती हैं। अब जब कोई विभिन्नता नहीं होगी तो जो जाति पहले बनी थी वही नई जाति बनकर आएगी। ठीक है, सेम उसी प्रकार की जाति आएगी। तो यहाँ पर विभिन्नताएं न होने के कारण नई जातियों का निर्माण नहीं हो पाता है या विकास नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है अलैंगिक जनन की विधियां या अलैंगिक जनन के प्रकार, यानी कि मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 1 यहाँ पर है विखंडन, नंबर 2 है मुकुलन, नंबर 3 है खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, और नंबर 4 है यहाँ पर बीजाणुजनन यानी कि स्पोरुलेशन। ठीक है, तो ये विधियाँ होती हैं अलैंगिक जनन की, कुछ प्रमुख हैं। ठीक है, और नंबर 1 पर यहाँ पर आता है विखंडन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि विखंडन होता क्या है। तो विखंडन यानी कि फिजन। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा दी गई है। इस क्रिया में जनक कोशिका या जनक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, यानी कि जो जनक होगा वो 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाएगा और प्रत्येक भाग से एक नया जीव बनाता है। ठीक है, तो जब एक जनक हो या एक जीव जनक हो, ठीक है, तो वो जब 2 या 2 से अधिक भागों में बटे और प्रत्येक भागों से नया जीव बनाए तो ऐसी जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, विखंडन यानी कि फिजन कहलाएगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 3 विधियां आती है। नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर देखिए, द्विविखंडन, बहुविखंडन तथा प्लाज्मेटोमी। तो अब हम पढ़ते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन बाइनरी फिजन, इसमें एक कोशिकीय जीव 2 समान भागों में बढ़ता है। ये खासकर एक कोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन जो होता है वो खासकर एक कोशिकीय जीवों में होता है। इस क्रिया में पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रकों में बढ़ता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य भी 2 भागों में बढ़ जाता है। और ये कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तथा दोनों संतति कोशिकाएं 2 नए जीव बनाती हैं। ठीक है, जो नई संततियां मतलब जो नई कोशिकाएं बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, नई जीव कहलाएंगी। यह प्रक्रिया द्विविखंडन कहलाएगी। ठीक है, यानी कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ग्रीन एल्गी, हाइड्रा, प्लेनेरिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। बैक्टीरिया, आपको पता होगा कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट का एक मेंबर है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो जब केंद्रक नहीं पाया जाता तो यहाँ पर माइटोटिक सेल डिवीजन नहीं होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बैक्टीरिया में कौन सा सेल डिवीजन पाया जाता है और ये बाइनरी फिजन कैसे करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब देखिए अगला यहाँ पर पॉइंट है बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में हम बाइनरी फिजन देखेंगे कैसे होता है। बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, उपयुक्त वातावरणीय परिस्थितियों में बैक्टीरिया 2 भागों में बढ़ता है और 2 संतति बैक्टीरिया वृद्धि करके वैक्स बैक्टीरिया बनाते हैं। बाइनरी फिजन इन प्रोटोजोन्स, अमीबा में द्विविखंडन अनियमित यानी कि इरेगुलर प्रकार का होता है, क्योंकि विभाजन की जो दिशा होती है वो निर्धारित नहीं होती है। पैरामीशियम में द्विविखंडन अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स तथा युगलीना में लंबवत यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल होता है। नंबर 3, बाइनरी फिजन इन प्लेनेरिया, पौड़ प्लेनेरियन के शरीर का पिछला सिरा किसी आधार से दृढ़ता से चिपक जाता है। अब अगला सिरा आगे की ओर खींचा जाता है। इससे प्लेनेरिया का शरीर 2 भागों में बढ़ जाता है और दोनों अर्धभाग एक एक प्लेनेरिया में विकसित हो जाते हैं। यहाँ पर प्रौढ़ का मतलब यहाँ पर है मैच्योर से। ठीक है, यानी एडल्ट प्लेनेरिया में। ठीक है, ये घटनाएं होती हैं। तो एक कौन सी घटना होगी, यानी कौन सा ये मतलब क्रिया होगी, ये बाइनरी फिजन कहलाएगी प्लेनेरिया में। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।